ठीक है, टेंशन इन अ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी। कर है ना, इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। अब वो 30 सेकेंड्स में आप अपनी कॉपी खोलते हो या अपने पेन निकालते हो, उसमें हम लीस्ट इंटरेस्टेड है। नहीं आया क्या बेटा आंसर अभी तक? कितना आ रहा है आंसर? 10 सेकेंड्स आ रहा है क्या? 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड डिक्रीज आ रहा है क्या? अच्छा 10% डिक्रीज आ रहा है क्या? अच्छा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को नहीं, और अगर हम टेंशन को 21% बढ़ा देते तो क्या आता? अगर हम फ्रीक्वेंसी को, अगर हम टेंशन को 21%, टेंशन है कि क्या है? हाँ, अगर हम टेंशन को 21% बढ़ा देते तो आंसर क्या आता? तब भी 10% ही आपका आंसर आता, लेकिन उस समय फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो देखो क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लगेगा? डेफिनेटली क्वेश्चन नीट में आने के लायक। टेंशन बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v अपॉन में 2l, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया 1/2l अंडर रूट क्या होता है ये? t अपॉन में म्यू। तो आप पाओगे कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अंडर रूट टेंशन के है। आपको याद होगा मैंने काइनेटिक एनर्जी और आपको वो पढ़ाया था, क्या उसको बोलते हैं? मोमेंटम में, उसके अंदर डेल्टा के ई बाई के ई क्या था? रूट मोमेंट फाइनल माइनस रूट इनिशियल मोमेंटम अपॉन में इनिशियल मोमेंटम। तो अगर ऐसा रिलेशन यहाँ पे भी है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इधर देख, डेल्टा एफ बाई एफ, ये क्या होगा? ये होगा अंडर रूट टी फाइनल माइनस अंडर रूट टी इनिशियल बाई अंडर रूट टी इनिशियल इंटू 100%, अगर अपन परसेंट में निकालना चाहते। याद है जैसे कि अपन ने किया था, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी था। याद है अपन ने क्या था? रूट फाइनल माइनस रूट इनिशियल अपन रूट इनिशियल। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? टेंशन क्या कर रहे हैं? 19% कम कर दे रहे हैं। हम इनिशियल टेंशन 100 ले लेते हैं, तो फाइनल टेंशन कितना हो गया? 100 माइनस 19 कितना हो गया? 81। अगर हम इनिशियल टेंशन को 100 न्यूटन ले ले तो फाइनल कितना हो जाएगा? 100 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 81 न्यूटन। क्यों 81? क्योंकि 19% कम कर दिया गया है। सही बात है ना बेटा? 19% ऑफ 100 कितना होता है? 19 होता है। सही बात है ना? तो अपन ने क्या किया? 19% कम कर दिया, तो बचा हुआ टेंशन कितना होगा? 81 होगा। तो ये हो गया बेटा कितना? अंडर रूट 81 माइनस अंडर रूट 100 अपॉन में अंडर रूट इनिशियल 100 इंटू 100%। तो ये कितना हो जा रहा है बेटा? ये हो गया 9 माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू 100%। तो यह आ गया कितना? माइनस 10%। माइनस को देख के घबराना नहीं है, माइनस का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। और यही क्वेश्चन होता है इफ द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 21%, तो इसका आंसर क्या होता? डेल्टा एफ बाई एफ बराबर 21% बढ़ा दिया है। पहले 100 लोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? 121 माइनस 100 अपॉन में अंडर रूट 100 इंटू आपका 100%। तो ये आ जा रहा है 11 माइनस 10 अपॉन में अंडर रूट 10 इंटू 100। तो ये कितना आ जा रहा है? 10%। इसका मतलब अगर आप टेंशन को 21% बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी 10% बढ़ जाएगी, और अगर टेंशन 19% कम कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी 10% बढ़ जाएगी। सही है ना? जल्दी कर लीजिए। अब आप समझ सकते हो क्वेश्चन कैसे गिरेगा। क्वेश्चन इस तरीके से गिरेगा, ये 121 है ना, तो इसके बाद हो सकता है कि अंडर रूट कितना हो जाए? 144 हो जाए, है ना, 169 हो जाए, और इसके अंदर 4 है ना, 25 ऐसा कुछ हो जाए।
अरे बात नहीं, बात करोगे तो कम क्वेश्चन होंगे। क्योंकि कल से तो अपन यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करेंगे ना, ज़्यादा तो बाकी नहीं है, बस रिफ्लेक्शन बाकी है और वो डैम्पिंग वाला भी एक फॉर्मूला है, 15 आधे घंटे का बाकी है। तो वेव आज आखिरी दिन वेव का प्रैक्टिस करने का। चलिए अगला सवाल लिखे। लिखो, फॉर अ पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब for a particular resonance tube following are four of the six harmonics below 1000 hertz. ये 4 हार्मोनिक्स दी हुई है, 6 में से 4 दिया हुआ है, आपको बाकी तो फाइंड करना है। फाइंड द रिमेनिंग 2। Find the remaining 2 harmonics. अरे क्या कर रहे हो, इसको करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 4 हार्मोनिक्स दी गई है, 6 हार्मोनिक्स में से 2 बाकी 2 पहचाननी है, इसमें भी इतना टाइम लोगे क्या? अरे 950 नहीं है, 900 है। अब ये मत बोलना इसके लिए टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। 10 सेकेंड का आगे आंसर कितना है? 150 450 आंसर आ रहा है। और किसी का है क्या? अबे क्या सोच रहे हो, इधर देखो ना। 600 से 150 ऐड करो, 750 से 150 ऐड करो, 900। इसका मतलब जो आपकी जो क्या उसको बोलते हैं रे, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 150 है ना। 150 के बाद कौन आएगा? 300। 300 के बाद 450, 450 करो, 600, 750, 750 के बाद 150, 900 आ गया। अब इसमें इतना टाइम लगाओगे क्या? यहाँ पे एक 150 हर्ट्ज होगी और इसके बीच में एक 450 हर्ट्ज होगी। बाकी सब देख लो इसके मल्टीपल में। 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 3 450, 150 इंटू 5 600, 150 इंटू क्या उसके बाद क्या आएगा रे? 6 आएगा क्या? 6। उसके बाद जो भी आएगा 7। सही बात है ना। कौन सा पाइप है ये, ओपन या क्लोज? क्योंकि इसके अंदर 6th हार्मोनिक भी आई ना, वरना होती ही नहीं। जल्दी करो। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये कैसा ऑर्गन पाइप है? ओपन ऑर्गन पाइप है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब इतना टाइम लगाओगे तो क्या ही मजा आएगा जिंदगी में।
हाँ चल भाई, तीसरा सवाल लिखो। नीट 2017 का सवाल है, ठीक है, करो। टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, two cars moving in opposite direction approach each other opposite direction approach each other with 22 meter per second and 16.5 meter per second. With 22 meter per second and 16.5 meter per second, full stop. The driver of the first car, पहली कार मतलब जो 22 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, the driver of the first car blows a horn of 400 hertz. 400 hertz. Find the frequency heard by second driver. Find the frequency heard by second driver. ब्रैकेट में v 340 मीटर पर सेकेंड है। 1 मिनट का टाइम है, नीट में आया हुआ है ना, नीट में इतना ही टाइम मिलता है। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला। पांच सवाल कराएंगे फिर बीट पढ़ाएंगे। वेरी गुड। 448 एक आंसर आ गया और यही सही आंसर। हाँ भाई टाइम खत्म। इधर देखो आ गया क्या 448। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सोर्स भी आगे बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। सोर्स आगे बढ़ रहा है 22 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है 16.5 मीटर पर सेकंड से। हमें क्या निकालना है? और सोर्स से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बेटा? 400 हर्ट्ज आ रही है। हमें क्या निकालना है? हमें फ्रीक्वेंसी ये जो सुनेगा वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर निकालना है। तो एफ बराबर होता है यार v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी एस। दोनों के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला लगेगा एफ डैश बराबर एफ इंटू वी प्लस वी नॉट बटे वी माइनस वी नॉट। क्या आपने ये लगाया था क्या? अगर लगाया है तो आपका आंसर सही है। ये 400 आ गया है, ये v प्लस 16.5 आ गया, ये गलत लिख दिया मैंने। और यहाँ पे होगा v को भी रिप्लेस कर देते हैं, ये 340 हो जाएगा। और ये 340 माइनस कहाँ गया? ये सोर्स 22। ऐसा ही किया था क्या आपने? तो 4 कितना आंसर आया? 448 का आंसर आ गया 448 हर्ट्ज। ठीक है ना, 448 हर्ट्ज। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए आप। आफ्टर दैट अपन एक और सवाल करेंगे जिसके 4 ग्राफ्स यहाँ पे बने हुए हैं। आपको सही ग्राफ बनाना है। सही बात है ना? मतलब हम क्वेश्चन लिखा देंगे, आप बस आंसर देना। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है। देखो अच्छा, ऑप्शन भी देखो कितने बेकार बेकार है। 350, 361, 441, 448 है ना। तो 50-50 तो वैसे ही हो गया।
अब दोनों पास आ रहे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, तो 350 और 361 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। सही बात है ना। अब मान लो नहीं आ रहा, तुक्का भी लगाने से, तुक्का लगने के चांसेस ज़्यादा है ना। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल के 4 ग्राफ बना हुआ है, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको बस सही ऑप्शन का चूज करके फिर अपने कॉपी में सही ऑप्शन बनाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, लिखो लिखो अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, a man is standing on a railway platform and a train is approaching and the train is approaching him with constant speed and the train is approaching him with constant speed. ठीक है, and the train is approaching him with constant speed. At time t naught, engine passes the man. At time t naught, the engine passes the man. How the frequency heard, मतलब इंजन ने कोई साउंड प्रोड्यूस की होगी, ठीक है ना। How the frequency heard by the man varies with time. How the frequency heard by the man varies with time, है ना। तो क्या है ना, जैसे हमारा वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से आई और कांस्टेंट स्पीड से निकल गई, तो आपको बोलना है कि कैसे करके फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इन चारों ग्राफ्स में से। यार ये तो कैसे होगी, पहले फ्रीक्वेंसी 0 होगी क्या? अबे हॉर्न मारेगा तो फ्रीक्वेंसी 0 कैसी होगी भाई? हॉर्न मारेगा फ्रीक्वेंसी कुछ तो होगी। कौन सा? ये वाला, ये सबसे पहले ये वाला। इसका रीजन क्या है? कोई आंसर है आपका? रीजन तो होगा ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं? फ्रॉम मैथमेटिकल जो इक्वेशंस वगैरह होते हैं उससे ग्राफ बनाते हैं, अपने दिमाग से ग्राफ बनाते हो क्या ऐसा होगा ऐसा होगा। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो उसको मैथ्स भी तो उसको मतलब वो करना चाहिए ना कि हाँ मैथ्स के यूज से भी वो, जैसे अपन बनाते हैं v बराबर u प्लस AT, तो हम लिखते हैं y बराबर mx प्लस c, इस कारण ये ग्राफ ऐसा हुआ है। तो हम ये भी तो बोलते हैं ना कि इसके कारण ये ऐसा आ रहा है, ऐसे ही थोड़े बोल देते, याद रख लेना ये ऐसे होता है। कोई जस्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए जस्टिफिकेशन। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फिर बाद में कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी क्या? हाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा कारण बता क्या? करंट की कांस्टेंट है तो एफ डैश बराबर क्या होगा? एफ v प्लस माइनस वी नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बंदा रुका हुआ है। और नीचे क्या आएगा? v पहले आएगा, पहले क्या हो रहा है? सोर्स पास आ रहा है तो पहले आएगा v माइनस वी सोर्स और बाद में हो जाएगा एफ डैश बराबर एफ इंटू वी बाई वी प्लस वी सोर्स। और ये सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, साउंड की स्पीड कांस्टेंट है ना 340। मान ले ट्रेन आ रही है 40 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में अगर अपन देखें तो ऊपर में 340 होगा और नीचे 340 होगा और माइनस वीएस मान ले कितना है 40, तो ये कितना आ गया 340 बटे 300, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? कांस्टेंट है ना। और बाद में क्या हो रहा है? मान ले बेटा ये 340 हो गया और ये कितना हो गया 380 हो गया और ये वाला भी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सही क्या होगा? ये वाला होगा। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपन, लेकिन अगर ऐसा ग्राफ दिया होता अपन ऐसे सोचते कि अगर बॉडी
मतलब ग्राफ नहीं बना होता तो आप तो सोचते ना कि पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते, और दूर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जैसे ही उसने पार किया फ्रीक्वेंसी तुरंत क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि देखो इक्वेशन यही बोल रहा है, एफ मान लें 400 हर्ट्ज जो पिछला वाला क्वेश्चन था, वी कितना है 340 है, ये भी 340 है, और ट्रेन की स्पीड भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा ये जो भी बना है ना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो एफ डैश यहाँ सेम है, सेम है, सेम है। फिर जैसे ही वो लड़के को पार वैसी फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है ना। तो पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। ये है आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। जब ट्रेन पास आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी दूर, जब वो ट्रेन पार करेगी तो फ्रीक्वेंसी घट गई, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अभी भी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी अभी भी घट रही है। मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी 400 हर्ट्ज, जब ट्रेन पास आ रही थी तब फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज नहीं होगी, वो 400 हर्ट्ज से थोड़ी ऊपर होगी, देख ऊपर होगी और कांस्टेंट है। और जब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जब ट्रेन पार हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वो कम वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट है। यो तो यहाँ पे मान ले 4, अपन ने पिछले बार क्या दिखा, मान ले 448 हर्ट्ज यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे मान ले कि 380 हर्ट्ज हो गई, और यहाँ बीच में मान ले 400 हर्ट्ज है। तो जब अगर क्या होता, अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती तो 400 हर्ट्ज होती। अभी ये पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कितनी होगी 448। अब ये दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, कितनी होगी 388। अभी भी पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन पास आती हुई जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो कांस्टेंट होती है, और जो दूर जाती हुई फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ऐसे मत समझना कि ट्रेन पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं जाती है, फ्रीक्वेंसी एक बार बढ़ जाती है और वो कांस्टेंट हो जाती है। फिर जैसे ही पार कर जाता है फ्रीक्वेंसी एक बार कम हो जाती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। सही है ना, जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो एक और सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला सवाल लिखिए, द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर भी कर लेंगे, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 सेंटीमीटर। वेरी फेमस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ए बी 110 centimeter. Full stop. Where should the two bridges, B-R-I-D-G-E, where should the two bridges be placed from A to divide, where should the two bridges be placed from A to divide the wire into 3 segments? Whose fundamental frequencies are in ratio 1:2:3। हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन करके देते हैं। तो यहाँ पे बात आ गई है सोनोमीटर की।
मुझे पता नहीं आपने कभी सोनोमीटर में एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है क्या एक्सपेरिमेंट कभी सोनोमीटर में, या देखा भी है क्या सोनोमीटर को, नहीं देखा क्या, या पढ़ा भी है क्या सोनोमीटर के बारे, कभी भी नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, सोनोमीटर एक इस तरीके से हम आप करना मत, सही है ना। सोनोमीटर इस तरीके से एक लकड़ी का या फिर एक वुडन ऐसे एक तख्ता होता है, ये एक टेबल टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक पुली लगी होती है और पुली के सहारे से हम कुछ यहाँ पे वेट लगाते हैं, ठीक है ना। ये वेट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटेड होता है, वैसे अगर आपने देखा होता है एक्सपेरिमेंट तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक पॉइंटेड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क लगाने का आपको पता है रीज़न क्या है, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता होती है। तो हम ट्यूनिंग फॉर्क को अगर रबड़ से मार के अगर हम उसको वाइब्रेट करेंगे तो उससे जो वेव निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को पता होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 400 हर्ट्ज है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये अभी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, अभी वाइब्रेट कर रहा है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना बेटा, वही फ्रीक्वेंसी की वेव इस तार में भी आएगी। तो मेरे को तार में जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मेरे को ऑलरेडी पता लग गया है, जैसे कि रेजोनेंस पाइप में भी हुआ था। रेजोनेंस पाइप में हम ऐसे करके लगा रहे थे, तो जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वही फ्रीक्वेंसी वहाँ भी बन रही थी। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी बन रहा था तो ऐसे ग्राफ बना था, तो λ/4 आ गया था, फिर 3 λ/4 आ गया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्लैंप लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपके क्वेश्चन में जो ब्रिजेस दिए गए ना, वो ब्रिज है, ये है क्लैंप C1, ये फिक्स होता है, और ये है क्लैंप C2 जो कि मूव हो सकता है, ठीक है ना। ये दूसरा क्लैंप है C2 जो कि मूव हो सकता है। आप देखोगे कि ये तार 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है, तार नंबर 1, तार नंबर 2 और ये तार नंबर 3, सही बात है ना। तो आपकी तार भी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है 2 क्लैंप या 2 ब्रिज लगाने के बाद। क्वेश्चन बोला है कि इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो वेव बनेगी इसकी फ्रीक्वेंसी, इन सब का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2:2 ना। अपन करते हैं सबसे पहले सोनोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे एक छोटा सा पेपर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक छोटा सा पेपर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब पेपर लगाने का कारण क्या है, देखो रेजोनेंस ट्यूब में तो मेरे को सुन के पता लग जा रहा था कि कहाँ आवाज़ तेज आ रही है। पेपर लगाने का कारण है जैसे ही रेजोनेंस होगा वैसे ही ये तेज वाइब्रेट करने लगेगी और पेपर गिर जाएगा। मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो चुका है और एम्पलीट्यूड जो है वो तेजी से बढ़ गया, सही बात है ना। तो क्या हुआ, मैंने इस तरीके से एक घंटा लिया, मतलब ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको ऐसे बजा के मैंने यहाँ पे रख दिया, सही बात है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे करके क्लैंप को मूव कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे आया ये पेपर तुरंत गिर गया। तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, रेजोनेंस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, रेजोनेंस हुआ होगा। और मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे जरूर फर्स्ट हार्मोनिक बनी है, तभी ये पेपर क्या हो गया है, गिर गया है। रेजोनेंस कब होगा, जब इस तार की फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। यही तो हमने उसके अंदर भी पढ़ा है। रेजोनेंस ट्यूब में पानी को धीरे धीरे करके कम कर रहे, जैसी ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, वैसे ही मेरे को तेज आवाज आ गई और मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको साइड किया है ना, पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, नॉर्मल वाइब्रेशन था। जैसे ही मैंने साइड किया एकदम से भयंकर वाइब्रेशन होने लगा और वो पेपर जो था वो गिर गया। मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे पहला वाइब्रेशन आ गया, यहाँ पे पहली हार्मोनिक आ गई है। और मैंने इसको नोट कर लिया कितना, L1। मैंने इसको क्या नोट कर लिया, L1, सही बात है ना। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, जैसे ही और आगे बढ़ाया C2, जैसे ही मैंने इसको यहाँ कर दिया, एक बार और भयंकर वाइब्रेशन हुआ और एक बार और पेपर गिर गया। मेरे को पता लग गया कि भाई अब पहली हार्मोनिक तो पहले हो चुकी थी, अब कौन सी हार्मोनिक हो गई है, सेकेंड हार्मोनिक हो गई है। वेरी गुड बेटा।
तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड हार्मोनिक हो गया। क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक हो गया। अब मैंने C1 के रिस्पेक्ट में ये लंबाई नोट कर ली L2। अब आप बताइए इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगा, L2 माइनस L1 कितना होना चाहिए? अरे यार कितना होगा L2 माइनस L1? लैम्डा बाई 2 होगा भाई, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, L1 लैम्डा बाई 2 है, L2 कितना होगा देख, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, ये दो छोटा सा इससे ही तो बचेगा। तो नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी हो गई, बोलो लैम्डा बाई 2। अच्छा लैम्डा बटा पता लग गया अपने को 2 L2 माइनस L1। और यार पिछले वाले में भी सेम ही आंसर आया था ना, रेजोनेंस ट्यूब में भी यही था ना, L2 माइनस L1 बराबर कितना था, लैम्डा बाई 2। तो टेंशन ही नहीं है ना ज़्यादा याद करने की। सोनोमीटर का अपन यूज क्यों करते हैं, सोनोमीटर का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, और रेजोनेंस ट्यूब का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो मेरे को वेलोसिटी निकालना, अरे क्या ही वेलोसिटी निकालेंगे, बहुत इजी है। वेलोसिटी बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा आ गया और या लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा आ गया और फ्रीक्वेंसी भी मेरे को पता है। तो सोनोमीटर के सहारे से हम क्या निकालते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेकिन ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। रेजोनेंस ट्यूब के सहारे से भी हम वेलोसिटी निकालते हैं, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ठीक है ना। बहुत ईजी है। अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट में आते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सोनोमीटर की तार दी गई है। सोनोमीटर की तार कुछ नहीं है भाई, दोनों तरफ से बंद है, ठीक है ना। एक सोनोमीटर की तार दी गई है और इसकी लंबाई बोली गई है, देख भाई इसकी लंबाई है 110 सेंटीमीटर, और इसको दो क्लैंप के सहारे या दो ब्रिज के सहारे से हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वास्तव में 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो बेटा यहाँ पे 3 लूप्स बनेंगे। क्या आपको 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बनेंगे 3 लूप, यहाँ पे बनेंगे 3 लूप। देखना हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये IIT वाले मॉड्यूल में भी मिलेगा, नीट वाले मॉड्यूल में भी मिलेगा, और अच्छी अच्छी किताबों में भी मिलेगा। ये लंबाई मान लेते हैं बेटा L1, ये लंबाई मान लेते हैं बेटा L2, ये लंबाई मान लेते हैं बेटा L3। तो ऑब्वियस सी बात है L1 प्लस L2 प्लस L3 विल गिव राइज टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं बेटा F1, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F2, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F3। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज गिवन, इट इज सेड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F3 ये कितना है बेटा 1:2:3, यही दिया हुआ ना क्वेश्चन में, और कुछ तो नहीं दिया हुआ। अब आपको तार में फ्रीक्वेंसी पता है क्या, आपको तार में फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/2L, अरे यार 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। देखो टेंशन भी वही है क्योंकि मैंने मास थोड़ी चेंज किया है, रस्सी भी वही है तो म्यू भी वही है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या मैंने गलत लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब अगर हम L1 निकालेंगे तो L1 ये बराबर आ जाएगा 1/F1, L2 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/F2, L3 कितना आ जाएगा 1/F3। तो अगर हम L1, L2 और L3 का रेशियो निकाले तो यह आ जाएगा 1:1/2:1/3। देखो इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो क्या, फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:2:3, तो लंबाई का रेशियो कितना होगा, ठीक उनका रेसिप्रोकल होगा। तो इस 1 का रेसिप्रोकल तो क्या ही करेगा, 2 का रेसिप्रोकल 1:2 और 3 का रेसिप्रोकल 1:3। सही बात है ना। अब देख हम क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स में अजीब अजीब तरीके से क्या होता है, लेकिन हम बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से कर देंगे। मान लेते बेटा इनका जो कॉमन रेशियो है ना ये x है। देख हम मान लेते हैं L1 बराबर x है, L2 बराबर x/2 है और L3 बराबर x/3 है। क्या अभी भी मेरा रेशियो कायम है क्या, देख 1:2, 1:2:3, ये भी पूरा रेशियो सेम है 1/2:1:3। तो मेरे को L1 मिल गया, L2 मिल गया और L3 भी मिल गया। तीनों को जोड़ डालो तो x प्लस
x/2 प्लस x/3 बराबर 110 सेंटीमीटर का होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये पहले ही निकाल लिया है। सही बात है ना? देख यहाँ दिक्कत तो नहीं है ना, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अगर इनका रेशियो ये है तो लंबाई का रेशियो ये आएगा। जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो ना 3 या 4 में, तो ऐसे करके पकड़ लेना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 110। देख 6 और 3 9 और 2 11, तो 11x बराबर आ गया 110 इंटू 6। तो x बराबर कितना आ गया, 60। देख खत्म हो गया सवाल। x बराबर कितना आ गया, 60। भाई यही तो x है। अब L2 कितना है, x/2, 60/2 कितना हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ कितना होगा, 20। इसका मतलब इनका रेशियो 1:2:3 है, और इनकी लंबाई का रेशियो अभी भी देख, ये इनकी लंबाई का रेशियो होगा 6:3:2। सही हो ना? वास्तव में यही रेशियो आ रहा है, देखो ना, 6:3:2। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1:1/2:1:3। मतलब आप नीचे क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 2। देखो अभी भी वही है, 1:1/2:1/3। जल्दी कर लो। यार अगर ऐसा आया भी ना तो यही आएगा, एकदम यही आएगा। मे बी 110 की जगह में ऐसा कुछ कर देंगे कि कट जाए, है ना, वैल्यूज चेंज हो सकता है। एक और कर लेते हैं, फिर बीट कुछ भी नहीं है, F1 - F2 बस। वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वैनिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चलो हो गया यार। वेव इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है। सबसे इजी एसएचएम है। आपके लेवल तक एसएचएम बहुत इजी है। किसका एसएचएम है? वेव के है 4-5 सवाल है बस, पूरा ही है वेव, पूरे में से 4-5 सवाल है।
अरे कर लोगे, वेव में क्या ही है, कुछ भी नहीं है क्या। हाँ ज्यादातर क्वेश्चन एसएचएम के। अरे तो एसएचएम सही करो ना, 40 सवाल सही करो। 40 करोगे तो कितने हो गए, फिर भी बहुत हो गए। चलो लिखो बस बस, अरे टाइम नहीं है, बीट करना है क्या। हाँ भाई प्रहलाद सवाल लिख। इफ द टेंशन एंड डायमीटर, लिख रही है बेटा, अभी भी जल्दी कर। चलिए पहले सवाल लिख लीजिए ना, लिखिए। इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर, if the tension and diameter of a sonometer wire of fundamental frequency f if the tension and diameter of a sonometer wire, अरे सोनोमीटर वायर मतलब ज़्यादा लोड मत लेना, ये एक तार ही होती है, ठीक है ना, बस नाम है। ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f बोले, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इज डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ, एंड डेंसिटी इज हाफ्ड, फाइंड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहले f थी, अब मैंने टेंशन भी डबल कर दिया, डायमीटर भी डबल कर दिया और डेंसिटी आधी कर दी, और आपको बोला गया है कि आप इसका नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालिए। फाइंड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तार को चाहे जो मर्जी कर दो, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। सेम आएगा क्या, वेरी गुड। आ जाओ करते हैं, देखिए क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फंडामेंटल 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। देखो लंबाई को छेड़ा नहीं गया है, ठीक है ना, क्या किया गया है, डायमीटर को डबल कर दिया गया है, इसका मतलब रेडियस भी डबल हो चुका है, टेंशन डबल कर दिया गया है। तो हमें निकालना है कि क्या क्या हमें करना है, ठीक है ना। देख यार, सबसे पहले लंबाई के साथ कोई खेल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेंशन के और अंडर रूट T बाई म्यू के। अब हम म्यू, देख बेटा म्यू क्या होता है, मास अपॉन में लेंथ। मास क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा डेंसिटी, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि म्यू को आप डेंसिटी इंटू एरिया से भी डिनोट कर सकते हो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब अपन नया म्यू डैश निकालते हैं। अब डेंसिटी को आधी कर दी गई, ठीक है ना, डेंसिटी को आधा कर दिया गया, लेकिन डायमीटर को डबल। अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेडियस कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्या 4 गुना हो जाएगा। रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, आर को 2 कर दो तो पाई इंटू 4r का स्क्वायर, तो कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू रो इंटू ए। चलो अब अपन अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपन फ्रीक्वेंसी निकालते, कहाँ गया रे, हाँ
अब अपन नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो देखो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नया टेंशन अपॉन में नया म्यू। तो जो नई फ्रीक्वेंसी हुई, आप देखो नया टेंशन कितना है 2 टाइम्स, और नया म्यू भी कितना है, ये भी 2 टाइम्स है। तो ये कट गया, तो नई फ्रीक्वेंसी भी आ गई टी बाई म्यू। तो पुरानी फ्रीक्वेंसी भी अंडर रूट टी बाई म्यू, तो नई फ्रीक्वेंसी भी टी बाई म्यू है, तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को कराने का मेन यही है। तो चाहे आप तार को लंबा कर लो या तार को चौड़ा कर लो, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम होता है। और यही चीज अपन उसके अंदर भी यूज करेंगे, रेजिस्टर के अंदर। जब किसी भी तार को लंबा कर देते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहता है। चलो नेक्स्ट लिखो बीट। लिखिए, जल्दी कर लीजिए बेटा इसको। वैसे बीट का फॉर्मूला बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, F बराबर F1 माइनस F2। लेकिन यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मतलब अगर समझ जाओ तो इजी है। वैसे बीट्स ज्यादा जन के पल्ले पड़ती नहीं है। बीट्स लिखे। अच्छा, बीट्स भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन का। जैसे हम लोगों ने सुपरपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े ना, इंटरफेरेंस पढ़ा, फिर अपन ने वो भी पढ़ा, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन का बीट्स। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन बीट में क्या होता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग अलग होती है। तो जब थोड़ी सी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले जो आपकी वेव्स होती है वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती है, तो बीट्स मिलती है। बीट में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है ना, है ना, वो एकदम से बढ़ जाती है, फिर एकदम से कम हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है और एकदम से कम हो जाती है। तो सुनने वाले को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसी को अब हम बोलते हैं बीट। तो लिखिए, थोड़ा सा तो लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लिखिए, व्हेन two waves of slightly different frequency superimpose, when two waves of slightly different frequency superimpose slightly different frequency superimpose, then beats are formed. For example, a tuning fork vibrate at 4, a tuning fork, ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, a tuning fork vibrates at 438 Hz. Another tuning fork vibrates at 442 Hz. Then the resultant wave has a frequency of चलो क्या क्या बताया था बेटा मैंने, 438 और क्या था 442। अगर हम इनको करते तो कितना हो गया, 0, 8,
8, कितना हो गया 440 हर्ट्ज, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो कितना होगा 440 हर्ट्ज का पाया जाएगा, और उसके अंदर जो बीट की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f1 माइनस f2। तो अगर अपन कर दे तो अगर अपन करें तो ये हो जाएगा 442 माइनस 438, कितनी हो गई है 4 हर्ट्ज, कितनी हो गई 4 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें वेव की वो तो 440 हर्ट्ज की होगी, लेकिन उसकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्ज की। इसका मतलब है हर एक सेकंड में ये 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 4 बार मैक्सिमम और मिनिमम होगी। 4 बार मैक्सिमम मतलब एक सेकंड में एक बार बढ़ गई फिर कम होगी, फिर बढ़ गई फिर कम होगी, फिर बढ़ गई फिर कम होगी, फिर बढ़ गई फिर कम होगी। इसका मतलब कितने मिल रहे हैं 4 बीट्स। अगर बीट 10 होते हैं मतलब एक सेकंड में 10 बार वो बढ़ती है और 10 बार वो कम होती। तो ये रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है, और बीट फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों फ्रीक्वेंसी के सब्ट्रैक्शन का मॉड लेंगे। ऐसा नहीं है कि 438 माइनस 442 कर दिया तो आंसर -4 आएगा। मैंने क्या लगाया है मॉड लगाया, मतलब वॉट एवर विल बी द आंसर दैट आंसर विल बी अ पॉजिटिव। तो ये तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, और बीट का मतलब है कि एक सेकंड में ये जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ये 4 बार अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी को रीच करेगी। सही है ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, का मतलब भी लिखा देते हैं। द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 440 हर्ट्ज and its beat frequency is 4 hertz. ठीक है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखिए, ये वाली लाइन डायरेक्टली नीट में आ सकती है, ठीक है ना। बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मीन्स beat frequency 4 hertz means that it will reach maximum or minimum intensity four times in 1 second। है ना, अपन बहुत डिटेल में कर रहे हैं इन सारी चीजों को। इट विल रीच मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स इन 1 सेकेंड। जनरली f1 माइनस f2 करा के आगे बढ़ दिया जाता है। नेक्स्ट लिखे, अच्छा इसके अंदर ना 2 चीज होती है। जब बेटा अपन ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करेंगे ना, तो वैक्सिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वैनिंग का मतलब होता है छीलना, उससे क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वैक्स मतलब मोम रगड़ देना, उससे क्या होगा मास इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और छीलने का मतलब है आप कुछ पार्ट हटा रहे हो तो मास डिक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो लिखे, वैक्सिंग मीन्स इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैनिंग मीन्स वैक्सिंग मीन्स डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैनिंग मीन्स इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अरे तू क्या गधों की तरह पीछे देख रहा है, आगे देखना, पीछे क्या है, हैं? हरकतें ऐसी कर रहा है तू। हाँ, वैक्सिंग मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना और वैनिंग मीन्स इंक्रीज होना, ना लिख लीजिए। चलिए सवाल लिखे, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है बट इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। अरे फिर बात तेरे को हम सही बता रहे, जमीन में बिठाएंगे और मारेंगे अलग। लिखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, a tuning fork of unknown frequency produces 4 beats with another tuning fork, दोबारा बोले क्या,
A tuning fork of unknown frequency produces 4 beats with another tuning fork of 254 Hz. ठीक है ना, बीट वाले में क्या होता है ना, एक अननोन होता है और दूसरा वाला दिया रहता है, आपको अननोन को निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखो नोन वाला 254 है और अननोन वाले में अपन इसको निकालेंगे। फुल स्टॉप देके लिखे, इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट, इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट, इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट when unknown tuning fork is loaded with wax. When unknown tuning fork is loaded with wax, find the frequency of unknown before loading wax. Find the frequency of unknown before loading wax. है ना, देखो इसको मिलके करते हैं ना, देख भाई इसमें आंसर दो ही हो सकता है, या तो 250 या तो 258, है ना, तो इसके अंदर भी तुक्का बढ़िया लग सकता है। मान लो पहली 50 मतलब आंसर दो ही हो सकता है ना। मान लो किसी को आता ही नहीं है और थोड़ा सा भी आता है तो वो कर सकता है, ठीक है ना। तो 250 है नोन, क्या आ रहा है आपका आंसर 258 आ रहा है क्या? सही है, 250 है नोन। देखो अब इससे ना क्या, अच्छा अरे एक ही बात है ना, 250 बोल रहे। अब इससे दो वेव्स, अब इससे जो अपनी अननोन है ना, अननोन की दो वैल्यू हो सकते हैं। देख 4 बीट मिल रहे हैं ना अपने को, तो 4 बीट मतलब या तो 250 हो सकता है, या तो 4 बीट का मतलब है 258 हर्ट्ज हो सकता है। देख इससे भी 4 बीट मिलेगा 254 माइनस 250, इससे भी 4 बीट मिलेगा 254 माइनस 258 होता -4 है, लेकिन मॉड लगाए थे ना इसलिए इससे भी 4 बीट, इससे भी 4 बीट। अब बात आ रही है कि अपन ने कर दिया वैक्सिंग, अब अपन ने यहां पे कर दी वैक्सिंग और अपन ने यहां कर दी वैक्सिंग। अगर हम वैक्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। मान ले इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 249, तो बीट कितनी हो गई 5 हो गई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान ले 248 होगी, बीट कितनी हो गई 6। आप वैक्सिंग करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे करके बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी दोबारा कितनी मिलनी चाहिए, 4 ही मिलनी चाहिए, सही है ना। क्वेश्चन में बोला है वैक्सिंग करने के बाद भी फ्रीक्वेंसी 4 मिलनी चाहिए। अब आपने पहले थोड़ी सी मोम लगाई तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 257, अब कितनी बीट मिल रही है देख 5, पहले नहीं, अब कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब और वैक्सिंग कर, कितनी हो जाएगी 250, और वैक्सिंग कर 255। वैक्सिंग करते 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 भाई कभी ना कभी अपन 250 तक पहुंच जाएंगे और उस समय इसकी देख कितनी बीट हो जाएगी 4 हो जाएगी। आप इसको कितना भी कम करते जाओ, आप इसको जितना कम करते जाओगे बीट उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें बीट पहले बढ़ेगी और सॉरी बीट पहले कमेगी, फिर बीट धीरे धीरे करके बढ़ेगी। देखो ये 254 है ना, अगर आप वैक्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे भाई कभी ना कभी तो ये 250 तक पहुंच जाएगा ना, और उस समय देख बीट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। लेकिन इसमें बीट आपको कभी 4 मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, और इसमें पॉसिबिलिटी है 4 मिलने की। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। मतलब बीट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इतना भी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ
एक और सवाल बीट का करते हैं, फिर अपन वो सवाल करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद जो आता है ना साउंड वेव, जो कल करे थे कार वाला सवाल। एक और कल क्वेश्चन करा देंगे, बस एक ही कराएंगे। नीट 2014 में एक सवाल आया था, मतलब उसके अंदर ना एक गाड़ी ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही थी, मतलब उन दोनों का जो लाइन था ना वो सेम नहीं था, उसके अंदर अपने को कॉस थीटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही बात है ना, एक ही सवाल आया हुआ है तो उसको भी हम करा देंगे। सही है ना, देखते हैं आज करा देंगे या कल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्वेश्चन लिखे व्हेन टू ट्यूनिंग फॉक्स, बहुत इजी आप लोग कर लोगे। व्हेन टू ट्यूनिंग फॉक्स ब्रैकेट में 1 and 2, मतलब एक का नाम 1 दे दिया, दूसरे का 2 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, आर साउंडेड टुगेदर 4 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। Frequency of first tuning fork is 200 Hertz. Frequency of first tuning fork is 200 Hertz. Some tape is attached to second tuning fork. Some tape is attached to second tuning fork. अच्छा, टेप इज अटैच तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, कम हो जाएगी। वैक्स कर रहे थे तो भी उसके अंदर कुछ चीजें अटैच कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो टेप के अंदर भी कुछ चीज उसके अंदर बांध रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। क्या बोले, टेप करने के बाद क्या क्या लिखे याद ही नहीं है। हाँ, attached to the second tuning fork 6 beats are heard, 6 beat is heard। एकदम इजी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, करिए, दिमाग लगाइए। अब मान लो ये फ्री के नंबर होते हैं एक्चुअली, ऐसे बना बेटा, डायग्राम बना, हो जाएगा है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। सोच क्या क्या हो सकता है, अगर हम उसको रैप कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन रिपीट, अरे देख सामने वाले से। वन 196 आ रहा है क्या, चलो इधर देखो, यहाँ देख, एक बार और देख ले, घर में जाके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। यहाँ देखो ये 200 है ना, तो भाई दो आंसर हो सकते हैं, या तो 204 हो सकते हैं या तो 196 हर्ट्ज हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों के अलावा और ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो हो सके। अब क्या हो रहा है बेटा, अब हमने टेप लगा दिया है, अब अगर हम टेप लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर हम टेप लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो सकती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना। अगर हम टेप लगा दे रहे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 202 हर्ट्ज हो गई है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 194 हर्ट्ज हो गया। आपको ऐसे सोच के मानना पड़ेगा। अब मैंने 2 क्यों कम किया, क्योंकि देखो 6 मिल रही थी ना, 4 और 2 कितनी होती है, 6 होती है। आप चाहो तो इसको 203 मान सकते थे, फिर 202 मान सकते थे, ठीक है ना, वैसे भी कर सकते थे। तो कितनी होगी 202। अब देख बेटा बीट कितनी मिल रही है, अब यहाँ पे कितनी बीट मिलेगी, 2 बीट मिलेगी, तो ये आंसर तो गलत हो गया। मतलब अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी कम की और 2 मिल गई, तो आंसर में ये क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा। अब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी बीट देखोगे तो 200 और 194 कितनी हो गई, 6 बीट मिल गई। तो सबसे अच्छा यहाँ पे आंसर, सबसे अच्छा क्या, यही आंसर है, कौन सा, 196 हर्ट्ज, ठीक है ना, एकदम सिंपल। चलो अगला सवाल लिखो जल्दी से।
आज खूब सारे क्वेश्चंस हो गए। वो वाला भी करा देंगे अभी। हाँ लिखो, अ ड्राइवर, सही से लिखना, पहले सवाल लिख फिर कर इसको। द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग विथ, द ड्राइवर ऑफ अ कार, द ड्राइवर ऑफ अ कार traveling with 30 meter per second towards a mountain. (30 meter per second towards a mountain) produces a siren of 6000 hertz. Produces a siren of 600 hertz, है ना, 6000 नहीं, of 600 hertz. 600 hertz, full stop. Velocity of the sound is 330 meter per second. Velocity of the sound is 330 meter per second. Find the frequency of the reflected sound heard by the driver. तो ये सवाल डिफिकल्ट है, लेकिन फॉर्मूला निकाल दिया है, उसको रखो और आंसर निकाल लो। जो कल एक फॉर्मूला लिखा दिया था ना रिफ्लेक्टेड वाला, $720 आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जा। हाँ अच्छा देखो करते हैं, मतलब क्या ही करे, इसको तो कल करा ही दिया है ना। एफ डैश बराबर एफ क्या था, v प्लस वी कार अपॉन में v माइनस वी कार। अच्छा अगर वो दूर जाता होगा तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। अगर ये दूर जाता होगा तो आप उसमें भी आप एक काम करना, घर पे डिराइव करना, इसको एज अ होमवर्क करना, सही है ना। अगर ये माउंटेन है और अगर ये गाड़ी क्या कर रही है, ये गाड़ी यहाँ से दूर जा रही है विथ वी सोर्स, सही बात है ना। तो दूर जाएगी ना, तो ऐसे टकरा के फिर वापस आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आप इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है ना, और फिर मेरे को कल इसका आंसर बताना। अभी तो 5 जा रहा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एफ कितना है, 600 है, और ये कितना है 330, प्लस कार का कितना था 30, और ये 330 माइनस कार का 30, तो आप आंसर बता रहे हो 720 हर्ट्ज। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले इधर देख लो, है ना। ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक बार ही आया है बस नीट में, सही बात है ना, इसलिए हम करा रहे हैं, वरना हम इस क्वेश्चन को लेते भी नहीं, ठीक है ना। देखो सोर्स ऐसे जा रहा है और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, इस पे अपन इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसके अलोंग वेलोसिटीज को क्या करते हैं, रिजॉल्व कराते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी को रिजॉल्व कराते हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि सोर्स तो इधर जा रहा है बेटा वी एस से, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वी नॉट से, ठीक है ना। ये इसको मिलाने वाली लाइन है, ये क्या है, इसको मिलाने वाली लाइन है। यह एंगल कितना है बेटा, θ1, यह एंगल कितना है, θ2। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि सोर्स इधर जा रहा है वी एस cos θ1 से, और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है वी नॉट
कॉस थीटा 2 से। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एफ डैश बराबर एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट बाई वी प्लस माइनस वी एस। तो देखो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दोनों के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। ऊपर वाले में प्लस आएगा, नीचे वाले में माइनस आएगा। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस अपन जो क्या करते थे, अपन जो वी नॉट लेते थे, अब की बार वी नॉट कॉस थीटा होगा और यहाँ पे होगा वी सोर्स कॉस थीटा 1। मतलब इसको जो मिलाने वाली लाइन होगी ना, उसके अलोंग ही ये अपन इसको लेंगे। पहले ऐसे थी ना, अभी भी ऐसे ही है, बस इसका कंपोनेंट इधर ले लिया, इसका कंपोनेंट इधर ले लिया। तो जल्दी से ये वाला डायग्राम नोट डाल के बना लीजिए। एंड दैट टू अगेन हम इंटरेस्टेड नहीं थे इसके अंदर, बट एक बार नीट में आया हुआ है ना, एंड वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। फिर ये डायग्राम बना लेना, 2015 में आया था ये, ठीक है। बोले क्या, लिखो an observer O is at rest as shown in the figure. An observer O इसको बना लेना, बाद में पहले लिख लो। An observer O is at rest as shown in the figure and source Vs is moving with (19.4 meter per second). (19.4 meter per second. If the frequency produced by source is 100 hertz, if the frequency produced by source is 100 hertz, find the frequency observed by the observer. 100 hertz. Find the frequency observed by the observer. अच्छा देखो, सबसे पहले कर देते हैं, ऐसी कोई हाई फाई नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। देखो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सही बात है ना। अब आपको एक मिनट रुक जा, अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये तो रेस्ट में है, इसका मतलब वी ओ कितना है, 0 है, और वी एस ये कितना है बेटा, 19 पॉइंट कितना बोले थे, 19.4 मीटर पर सेकेंड। अब आप जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आप 19.4 इसको नहीं, आप इसको क्या लोगे, आप इसका कंपोनेंट ले लोगे। देखो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है ना, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये थी, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, तो आप यहाँ पे वी एस नहीं लोगे, आप यहाँ पे वी एस कॉस 60 लोगे। क्या हम क्लियर है?
है ना। अब देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी बन गया, आपको पता है एफ डैश बराबर होता है एफ वी प्लस माइनस वी नॉट बटे वी प्लस माइनस वी एस। अब मुद्दे की बात यह है, ये तो 100 है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, 5 आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये होगा v माइनस वी एस कॉस 60। और मैंने इसका बोला है क्या स्पीड ऑफ द साउंड कितना लोगे बताओ, 350 ही ले लेते हैं अपने को, क्या फर्क पड़ता है ना। 350 ये हो गया, ये 350 माइनस ये आपका हो गया 19.4 और cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। मेरे ख्याल से आप इसको कैलकुलेट इजीली घर पे कर लोगे, अपन इंटरेस्टेड है कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। तो अगर एंगल भी बना होता है ना तो अपने को आंसर इस तरीके से निकालना पड़ता है।